इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, चैप्टर नंबर 8, क्लास 12, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और दूसरा मल्टीप्लायर। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहाँ होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब एग्रीगेट डिमांड तब जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, और ये दोनों ही एक्चुअल नहीं होते हैं, दोनों एक्सपेक्टेड होते हैं, प्लान होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम डिटर्मिनेशन या आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के दो अप्रोचेज हो गए। एक को एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको ADAS अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसको S&I अप्रोच भी कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, CUET में भी इस पर क्वेश्चन होते हैं। अब किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन आए, CBSE में 6 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। किसी भी अप्रोच से इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे तो दोनों में ही 4 एजम्पशंस पहले लिखेंगे। पहला एजम्पशन ये होता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ही सीखते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर है। दूसरा एजम्पशन ये है कि इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान लेते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पब्लिक सेक्टर में होता है और जो प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होता है, जिसका कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तीसरा एजम्पशन होता है कि प्राइस लेवल को कांस्टेंट मान लेते हैं, और फोर्थ एजम्पशन है कि इनकम डिटर्मिनेशन हम लोग शॉर्ट टर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इनकम डिटर्मिनेशन के लिए एक शेड्यूल बना लेंगे। ये पेज नंबर 8.2 पर है संदीप गर्ग की बुक में। उस शेड्यूल में 8 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आउटपुट होगा, दूसरा इनकम, तीसरा कंजम्पशन, फोर्थ सेविंग, 5 इन्वेस्टमेंट, 6 एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और लास्ट कॉलम रिमार्क का बनाएंगे। इनकम का लेवल 0, 100, 200, 300, इस तरह से 500 या 600 तक लिखेंगे। और कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 लेवल पर 40 मान लेंगे, और उसमें 80 ऐड करते जाएंगे तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये जो इनकम है इसमें से एक 0 कम कर देंगे, वो एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे जो कि लाख में होगा, और बाकी सारे फिगर करोड़ में होंगे। अब जब कंजम्पशन पता चल जाएगा तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करने के बाद सेविंग आ जाएगा। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड के लिए कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेंगे, और एग्रीगेट सप्लाई के लिए कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर लेंगे। इसके बाद रिमार्क के कॉलम में हम लोग दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में रिलेशनशिप। ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है या बराबर है, इक्वल है या कम है। तो जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे तो उस लेवल ऑफ इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहेंगे। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से भी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं।
डायग्राम में क्या है, एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। ओरिजिन से 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे, वो बिल्कुल 45 डिग्री होना चाहिए और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ड्यू टू ऑटोनमस एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा, जहां वो एग्रीगेट सप्लाई या वाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनकम होगा उसको वाई से डिनोट करेंगे, वो वाई को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम के पहले इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम के बाद भी डिसइक्विलिब्रियम में है। तो इस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पर आने के प्रोसेस को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दो टाइप्स के हो गए, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, या और दूसरा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो। तो इन सब में एक चेन इफेक्ट सा होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, ये तब ये इक्विलिब्रियम के पहले होता है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट ऑल बायर्स आर प्लानिंग टू बाय इज मोर देन व्हाट ऑल फर्म्स आर प्लानिंग टू सेल। तो फर्म्स जो हैं वो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो इन्वेंट्री का लेवल कम होने लगता है। उस इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद आउटपुट इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होता है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, जो कि इक्विलिब्रियम के बाद होता है, तब एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ने लगेगा। जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा तो फर्म प्रोडक्शन को कर देंगे। समझते चलेंगे इसको, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो इन्वेंट्री लेवल कम होगा। इन्वेंट्री लेवल जब कम होगा तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पर एक 6 मार्कर क्वेश्चन आए तो उसमें पहले इक्विलिब्रियम होता कैसे है, स्टैब्लिश कैसे होता है, ये लिखेंगे, इस 4 एजम्पशंस लिखेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एडजस्ट करेंगे। ये 6 मार्कर एक क्वेश्चन होगा। अब आते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब डिसाइड होता है, डिटरमिन होता है जब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं। ये प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स आंटे सेविंग एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट जब इक्वल हो जाते हैं तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर भी वही 4 एजम्पशन लिखेंगे जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में लिखते हैं। फिर शेड्यूल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। उस शेड्यूल में 5 कॉलम बनाएंगे और शेड्यूल हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला ही यूज करेंगे। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। क्या, सबसे पहले इनकम 0, 100 सारे फिगर करोड़ में 500 या 600 तक लिख देंगे। इसके बाद कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होगा उसको 40 मान लिया और उसमें 80 ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा।
फिर तीसरा कॉलम होगा सेविंग का, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो वो सेविंग होगा। और अपने कन्वीनियंस के लिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर ही मान लेंगे। और लास्ट कॉलम में रिमार्क में सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप दिखाएंगे कि सेविंग ग्रेटर लेस है इन्वेस्टमेंट से, या इक्वल है, या मोर है। तो जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एक्स आंटे सेविंग एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी यूज करेंगे। डायग्राम में क्या है, एक्स एक्सिस इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करेगा और वाई एक्सिस सेविंग को डिनोट करेगा। सेविंग का कर्व वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट होगा और वो जो डिस सेविंग होगा और डिस सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होगा। फिर जैसे सेविंग का कर्व जो है पॉजिटिवली शुरू होगा क्योंकि सेविंग का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। जिस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनकम के कर्व पर, इनकम एक्स एक्सिस पर, वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होगा। अब इसकी भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी दो टाइप का हो जाएगा। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है जो कि इक्विलिब्रियम के पहले होगा, तो अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सेविंग प्लस कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होता है। तो सेविंग कम होने का मतलब ही हुआ कि कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज होगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इन 8 पॉइंट्स को लिंक करके चेन इफेक्ट सा दिखाएंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए, मतलब वो इक्विलिब्रियम के बाद का सिचुएशन है, तो फिर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कैसे आएगी। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंजम्पशन कम है। अगर कंजम्पशन कम होगा तो फिर इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा, स्टॉक की पाइलिंग बढ़ेगी। जब स्टॉक बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ इसमें और एक 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो कितने होते हैं। तो इक्विलिब्रियम के 3 लेवल होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझेंगे, जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हों और रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हों, तो उस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। यहाँ पर भी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री होगा और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर शुरू होगा और ये भी पॉजिटिवली स्लोप होगा। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे कम हो जाए तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है
तो इकोनॉमी में न तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरा लेवल है इक्विलिब्रियम का, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं और तब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसका डायग्राम भी इस तरह से बनाएंगे कि एक्स एक्सिस पर आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट को दिखाया और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाया। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री होगा और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ओरिजिनेट होगा वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम। जिस पॉइंट पर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। याद रखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर भी रहता है। यहाँ एक बात और याद कर लेंगे कि एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर होता है नो, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। अब आते हैं तीसरे लेवल पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जब रिसोर्सेज ओवर फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है और तब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, तो उसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एग्रीगेट डिमांड के ऊपर उसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम होगा एक्स एक्सिस पर उसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट या आउटपुट मल्टीप्लायर एक रेशियो होता है बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये चेंज भी दो टाइप का होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और तो इसका मतलब जो आउटपुट मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अपने सिलेबस में फॉरवर्ड ही है, बैकवर्ड मल्टीप्लायर नहीं है, तो फॉरवर्ड ही हम लोग समझेंगे। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज को नहीं लिखेंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं है, चेंज भी नहीं लिखेंगे। तो इसको के से डिनोट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन MPS। तो इसका तीसरा फॉर्मूला इस दूसरे से डिराइव होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। यहाँ एक बात समझेंगे कि MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वैल्यू में इन्वर्स रिलेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस पर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और MPC और आउटपुट मल्टीप्लायर के वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस पर MCQ, इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसका मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है जब MPS 0 हो जाए। तो
जब एमपीएस 1 होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 होगा, और जब एमपीएस 0 हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी एक वर्किंग भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक शेड्यूल बना लेंगे, उस शेड्यूल के अंदर 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम राउंड, सेकंड कॉलम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम इंक्रीज इन इनकम, फोर्थ कॉलम इंक्रीज इन कंजम्पशन और लास्ट कॉलम इंक्रीज इन सेविंग। मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट राउंड में इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब डेल्टा आई इज 100 करोड़, और इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में जितने का इन्वेस्टमेंट है उतने से इनकम बढ़ जाता है। और अब मान लेंगे कि एमपीसी 0.9 है, मतलब 100 करोड़ का 90% 90 करोड़ होगा इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो इसका मतलब इंक्रीज इन सेविंग 10 करोड़ का होगा। अब ये इंक्रीज इन कंजम्पशन सेकेंड राउंड का इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा, और इसी तरीके से उसका 90% मतलब 90 का 90% 81 करोड़ सेकेंड राउंड का इनकम होगा, और उसका 10% जो है 9 करोड़ इंक्रीज इन सेविंग होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि चेंज इन सेविंग का टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि चेंज इन सेविंग का टोटल इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम भी समझेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे, और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे। इसमें भी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री का होगा, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस से शुरू होगा एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा, और वो एग्रीगेट सप्लाई के पैरेलल उसके ऊपर पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट डिमांड का नया एक्चुअल का वो इनकी जो नया एग्रीगेट डिमांड है उसे दिखाएंगे। ये नया एग्रीगेट डिमांड का कर्व जब एग्रीगेट सप्लाई से इंटरसेक्ट करेगा तो वो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम होगा। तो चेंज इन इनकम मतलब y1 y2 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, इस तरह से निकल आएगा। तो डेल्टा के का मतलब होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, ये मल्टीप्लायर होगा।